आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज के अपने अध्यापन का विषय है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, उनकी वास्तविक स्थिति, शक्तियाँ एवं कार्यों का अध्ययन किया। लेकिन अब हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है और उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54-55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि भारतीय संघ के प्रमुख राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वितीय मत पत्र योजना के माध्यम से होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाएं भी सम्मिलित हैं, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व हमें उसकी योग्यताओं को जानना आवश्यक है कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो व्यक्ति, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो इन सामान्य योग्यताओं को पूरी कर लेता है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र हो जाता है। लेकिन अनुमोदक एवं प्रस्तावकों की अनिवार्यता को भी यहाँ पर जोड़ा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके 50 सदस्य तो उस व्यक्ति, उस उम्मीदवार का प्रस्तावक बने और 50 व्यक्ति ही मतदाता जो है वो उसका अनुमोदन करे। जब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल के किसी उम्मीदवार के नाम पर कर देते हैं तो वो उम्मीदवार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्र हो जाता है। ये अनुमोदक और प्रस्तावकों का प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि जब संविधान लागू हो गया उसके कुछ समय तक तो ये अनुमोदक और प्रस्तावकों की शर्त बाध्य नहीं थी, लेकिन सामान्य योग्यता होने के कारण हर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी जताने लगा। परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग को चुनाव कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि इसलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुमोदक और प्रस्तावकों की शर्त को जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण हमारा नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। माना कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ उसमें निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की परामर्श एवं सलाह से उन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए अप्रत्यक्ष प्रणाली को यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुना गया क्योंकि संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस संदर्भ में कुछ राष्ट्र सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाता के द्वारा कराने के पक्ष में थे। लेकिन एक बात उभर कर वहाँ पर आई कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा हुआ तो परिणाम ये होगा कि जो निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनका नेता प्रधानमंत्री है और जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, तो दोनों के अंदर सत्ता को लेके, शक्ति को लेके संघर्ष रहेगा क्योंकि दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली को चुना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय द्वितीय मतपत्र योजना के द्वारा होता है और हमने निर्वाचक मंडल की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनको भी भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय द्वितीय मतपत्र योजना
के द्वारा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और उस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य एवं संघ शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान या निर्वाचन के लिए भारत के राष्ट्रपति को सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करने का सूत्र है दिए गए मतों की संख्या और भागफल निर्वाचित होने वाली प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। भारत के राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित होना है तो उम्मीदवारों को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन या भारत के राष्ट्रपति के जो विभिन्न उम्मीदवारों हैं उनमें निर्वाचित या उनको घोषणा नहीं की जा सकती, उनके विजेता की घोषणा नहीं की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटे की व्यवस्था इसलिए रखी गई ताकि भारत का राष्ट्रपति 50+1 मत मूल्यों को प्राप्त करे, मतदाताओं के मूल्यों को प्राप्त कर ले, ताकि वो बहुमत से विजेता हो भारत का शासन या राष्ट्रपति को पद को प्राप्त कर सके। इसलिए न्यूनतम कोटे की व्यवस्था को किया गया। जन प्रतिनिधित्व के आधार पर मतदाता के मतों के मूल्यों का निर्धारण। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य एवं संघ शासित विधानसभाओं के सदस्य, उनके सब का मत मूल्य निकाला जाता है या मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके अंदर जनसंख्या अलग अलग है। कहीं पर यूपी, राजस्थान, एमपी, बंगाल जैसे बड़े राज्य हैं जो करोड़ों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुछ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, गोवा छोटे छोटे राज्य हैं जो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार यही स्थिति संसद सदस्यों के लिए है कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जो निर्वाचित होकर आते हैं, कहीं तो 25-25, 30-30 लाख जनसंख्या है, 50-50 लाख जनसंख्या है, और वो सांसद का निर्वाचन करते हैं, और कुछ यानी कि कुछ लाख व्यक्ति ही लोकसभा सदस्य का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो ये संतुलन है उसका परिणाम ये होता है कि कुछ एमएलए, एमपी कुछ मतदाताओं या कुछ लाख मतदाताओं के आधार पर ही या 1000 मतदाताओं के आधार पर ही निर्वाचित हो जाते हैं, और कुछ जो है काफ़ी मतदाताओं का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए संघ में एकता बनी रहे और सभी राज्यों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल जाए, और राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वो समान मत की ये योजना को लागू किया गया या अपनाया गया ताकि सभी का मत मूल्य एक समान निकाला जा सके। निर्वाचक मंडल के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य निकालने का एक निश्चित फार्मूला है। अगर किसी राज्य या संघ क्षेत्र की विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या निकालनी है तो उसका सूत्र है राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या / राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागफल 1000। अगर संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकालना है तो उसका सूत्र है समस्त राज्य और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग भागफल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी कि पहले राज्य के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके मत मूल्यों को निकाला जाता है। उसके बाद में जब ये मत मूल्य निकल जाता है तो संपूर्ण भारत के जो विधायकों का मत मूल्य आया है उसको जोड़कर संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका भागफल दे दिया जाता है, और उसके बाद संसद के एमपी का मत मूल्य निकल जाता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। पात्र उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। निर्वाचक मंडल के द्वारा के जो सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति को वरीयता देनी होती है। प्रथम वरीयता, द्वितीय, जैसे कि माना कि 3 उम्मीदवार हैं तो सदस्यों को अपनी वरीयता देनी होगी कि उसकी पहली पसंद क्या है। हो सकता है कि तीसरे नंबर का उम्मीदवार किसी की पहली पसंद हो, दूसरे नंबर का उम्मीदवार दूसरी पसंद हो, तो जो मतदाता है वो अपनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय मत वरीयता दे सकते हैं। अगर कोई मतदाता चाहे
तो वो अपनी एक वरीयता भी दे सकता है और बाकी को ना दे। ये भी मतदाता के विवेक पर निर्भर करता है, उसके मताधिकार पर निर्भर करता है। मतदाताओं द्वारा वरीयता देने के उपरांत मतपत्र मत पेटी में डाल दिया जाता है। उसके उपरांत उनकी गिनती होती है। अगर न्यूनतम कोटा कोई उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अगर तीनों में से किसी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया है तो जो सबसे कम जिसको मत मिले तीसरे नंबर पे, उनकी जो प्रथम और द्वितीय वरीयता है उन्हें ऊपर के दोनों उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर एक को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है और निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। अब भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कदाचार, संविधान के अतिक्रमण कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है, जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उस पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है और उस पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का क्या कारण है, उन कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक है। कारणों को स्पष्ट करने के बाद अगर कारण बहुत गंभीर है तो 100 सदस्य द्वारा अगर संकल्प प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो संसद के जिस सदन में प्रस्तुत किया गया है उस सदन के कुल सदस्य एवं मतदान एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देते हैं तो द्वितीय सदन में जाता है। अब द्वितीय सदन में जब ये प्रस्ताव जाता है तो द्वितीय सदन यहाँ पर न्याय का कार्य करता है। वो राष्ट्रपति को नोटिस भेजता है और राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उन पर सफाई प्रदान करता है। अगर वो जो जांच समिति है संतुष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए जो आरोप है वो एकदम सत्य हैं तो द्वितीय सदन उस प्रस्ताव को द्वितीय सदन की जांच समिति उस प्रस्ताव को द्वितीय सदन के पास भेजती है। द्वितीय सदन अगर अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, राष्ट्रपति उसी समय से पदमुक्त माना जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। धन्यवाद।